नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा संचालित मिशन डिजिटल रोजगार डिजिटल शिक्षा जागरूकता अभियान एक पड़ाव को पार करके आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराने लाया है जिनका परिचय मेरे शब्दों में बहुत छोटा होगा, लेकिन आपके समक्ष एक छोटा सा परिचय मैं रखना चाहूँगा। उत्तराखंड की राजनीति में एक कद्दावर नेता, कार्यकर्ता से राज्यसभा सांसद तक का सफ़र, संघर्ष से सत्ता तक का अनुभव, एक विचारधारा से जुड़े हुए महान व्यक्तित्व जो ऊर्जा और संघर्षों का प्रतीक है। हम ऐसी शख्सियत श्री नरेश बंसल जी का आज के इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है डिजिटल इंडिया का, और स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन कहीं ना कहीं एक कदम इस ओर बढ़ा रही है। पूरे उत्तराखंड में हमारा ये मिशन डिजिटल रोजगार संचालित हो रहा है। आपका क्या विचार है इस मिशन? ये सबसे पहले तो मैं स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन को डिजिटल के क्षेत्र में अवेयरनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो काम कर रही है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन आज की आवश्यकता है, और जितना तेज़ी से ट्रांजैक्शन डिजिटल में होता है, हो रहा है, उतना अन्य किसी माध्यम में संभव नहीं है। बिल्कुल सर। आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपना करके आज भारत का विश्व में डिजिटल सेटलमेंट में 46% भारत का हिस्सा है। 46% हम सेटलमेंट कर रहे हैं। लाखों करोड़ों के बिजनेस सेटल्ड डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट वर्ल्ड के लिए, खास तौर से भारत के लिए है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। इस अर्थव्यवस्था में हमारे प्रधानमंत्री जी, आप जैसा कि डिजिटल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का एक सपना लिए हुए हैं, तो सरकार का क्या पक्ष है? सरकार इसमें इस ओर किस प्रकार कदम बढ़ा रही है? सरकार देखिए बहुत अपने सारी चीज़ों में डिजिटल को, डीबीटी को अपनाए हुए है। सरकार के सब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, बड़े बड़े टेंडर ऑनलाइन हो रहे हैं। डिजिटल माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं। लाखों करोड़ रुपया लोगों के खातों में सीधे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भेजा जा रहा है। डिजिटल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है उसकी ट्रांसपेरेंसी है। उसमें चोरी की गुंजाइश नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए 27 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खाते में भेजे, जिससे देश का 2.25 लाख करोड़ रुपया बचा है जो बिचौलियों की जेब में जाता था। बिल्कुल। तो ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। हमको इसको सीखना चाहिए। डिजिटल पेमेंट रिसीव करना, डिजिटल पेमेंट करना, डिजिटली अपना अकाउंट रखना, सारी चीज़ें जो उससे संबंधित है, तो डिजिटल का बहुत लाभ है। आज शिक्षा में डिजिटल का प्रयोग संपूर्ण विश्व कर रहा है। भारत सरकार की भी बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जो पूरे भारत के, विशेष रूप से हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो हम उत्तराखंड को इसमें फोकस करना चाहेंगे कि उत्तराखंड के लिए क्या विशेष कोई ऐसी नीति है जिसके माध्यम से हम उस तबके को जो समान धारा से, समाज के समान धारा से कटा हुआ है, उसको जोड़ने के लिए कोई विशेष नहीं? सब तबकों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया चलाने से पहले उसकी व्यापक तैयारी की, और उस तैयारी का नतीजा यह है कि 48 करोड़ जनधन के खाते खोले गए। वो जीरो बैलेंस से खुले, लेकिन खाते खुले। हर आदमी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लाया गया। परिणाम स्वरूप आज हम
27 लाख करोड़ रुपए उन खातों में भेजने में सक्षम हुए। 10 करोड़ किसानों के खाते में मान सम्मान निधि जा रही है, किसान सम्मान निधि। कोरोना पीरियड में 20 करोड़ जनधन के खातों में महिलाओं के पेंशन और उसके 32,000 करोड़ रुपया गया। तो इस प्रकार से जो पहले कहते थे प्रधानमंत्री जी कि 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं, जी जी जी, डिजिटल का उपयोग करके आज हम 100 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो पूरे 100 रुपये उसके खाते में पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा। ये कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी कदम तो है ही सर। एक विशेष प्रकार का लाभ और विशेष प्रकार की उपलब्धियां आपने गिनाई। कहीं ना कहीं इसके साथ साथ डिजिटल फ्रॉड बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए क्या विशेष प्रयास है सरकार देखिए, का? संसार में कोई भी लॉ बनता है जी, तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है, बिल्कुल सर, सबके हित के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुष्प्रवृत्ति के लोग उसको भी तोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो वही डिजिटल के बारे में, आज डिजिटल इतना पॉपुलर हो गया है कि आप जाएंगे तो सब्जी बेचने वाले की रेडी पर भी QR कोड लगा है। बिल्कुल लगा हुआ है सर, लगा है कि नहीं? बिल्कुल लगा हुआ है, मूंगफली बेचने वाले की रेडी पर भी QR कोड है। बिल्कुल लगा है सर, पकोड़े बेचने वाले पास भी QR कोड है। बिल्कुल लगा है सर। तो नीचे तक इतना ये फैला है कि आज भारत में मैक्सिमम लोग डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का उपयोग हो रहा है, वो बढ़ रहा है। हमारी सारी एक्टिविटीज़ पेपरलेस होती जा रही है। बिल्कुल हो रही है। डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। जब ये पेपरलेस हो जाएगी तो बहुत पर्यावरण का बहुत हित है। कागज़ बनाने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं, वो नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा, फ्रॉड की गुंजाइश हमेशा है। कोई भी काम फूल प्रूफ नहीं होता है। हम सुविधा देने के लिए टेक्नोलॉजी में नए नए फीचर्स लाते हैं, लेकिन जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो उसमें से रास्ता खोजने, वो उनका काम उसी में लगा रहता है। हाँ, बिल्कुल। क्या आप फीचर लाओ, हम देखते हैं इस फीचर को कैसे तोड़ा जाए, तो वो उसमें करते हैं। लेकिन पिछले समय में पुलिस को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि पुलिस ने इस मामले में गहन अध्ययन भी किया है और अपने नेटवर्क को भी सुधारा है, और इस प्रकार का काम करने वाले बहुत लोग पकड़े भी गए। बिल्कुल सर। राजनीतिक जीवन में एक बहुत लंबा अनुभव रहा है आपका, और हम जितना आपको जान पाएँ, उत्तरकाशी में एक 91 में भूकंप हुआ था। उस तत्कालिक समय में आप बैंक में शायद कार्यरत थे। सुना कि आप बैंक से छुट्टी लेकर, एक 6 महीने की छुट्टी लेकर एक लंबे समय के लिए सामाजिक कार्यों में वहाँ पर संलग्न थे। यह प्रेरणा सर हम जानना चाहेंगे, ऐसी ऊर्जा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं प्रारंभ से बचपन से संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते करते समाज का काम करना, राष्ट्र हित समाज हित सबसे पहले, उसको ध्यान में रख के हम लोग काम करते हैं। जब 91 का भूकंप आया तो सबसे पहले संघ के कार्यकर्ता वहाँ राहत कार्य के लिए गए। डॉक्टर नित्यानंद जी हमारे उस समय प्रांत कार्यवाह थे। उनके मार्गदर्शन में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जो उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति बनी, बिल्कुल, उसका मैं संस्थापक महामंत्री रहा हूँ, 20 वर्षों तक रहा हूँ। अच्छा। उस समिति ने व्यापक काम किया। 400 सवा 400 घर बनाए लोगों के सहयोग से, वो दिए। 1 टीचर 1 स्कूल, पूरा ब्लॉक, भटवाड़ी ब्लॉक लिया था, तो पूरे ब्लॉक में 50 गांव में 1 टीचर 1 स्कूल खोले। उस समय शिक्षा बहुत आवश्यक थी क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया था। फिर छात्रावास, 3 छात्रावास खोले, लक्षेश्वर, मनेरी और नेटवाड़ में। तो इस प्रकार से समाज का काम करना, और उसमें मैं बैंक में नौकरी करता था। ठीक है, समय समय पर मैंने लगभग 6 महीने का अवकाश बैंक से लिया है, जिसमें पहली बार ऐसा भी हुआ होगा कि बैंक ने भी अपनी ओर से मुझे 2 महीने का अवकाश, जिसमें मेरे अवकाश से नहीं कटा, मेरी वेतन से नहीं कटा,
2 महीने का मुझे स्पेशल लीव दिया अरे इस काम के लिए। बहुत सराहनीय। तो सर मेरा पिछला सवाल पूछने का जो अर्थ था, मतलब था, वो ये था कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ और आज की राजनीतिक परिस्थितियों में डिजिटल का कितना आप योगदान मानते हैं? नहीं, उस समय तो डिजिटल था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। और यही उस बदलाव समय तो मैं मेरी आपसे- पृष्ठभूमि भी सामाजिक थी, राजनीतिक नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये तो डिजिटलाइजेशन जो मुख्य रूप से मोदी जी के आने के बाद बढ़ा, बिल्कुल सर। और उसके लिए जो उन्होंने, मैं उनकी सोच को धन्यवाद देता हूँ कि डिजिटलाइजेशन की भूमिका चरम पर आने से पहले उन्होंने उनकी सोच में आया और हर आदमी को बैंकिंग से जोड़ने के लिए 48 करोड़ जनधन के खाते खोले। बहुत बड़ा क्रांतिकारी, डिजिटलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी सहयोग है। बिल्कुल सही होगा सर। ये खाते नहीं खुलते अगर, तो डिजिटलाइजेशन में बहुत पीछे रह जाते हैं, और आज के समय की आवश्यकता है। बिल्कुल। आज आदमी जिस तरह के सामाजिक वातावरण हो गया है, आदमी अपने पास ज़्यादा कैश रख नहीं सकता है, कैश लाना ले जाना मुश्किल है, तो डिजिटलाइजेशन में वहीं बैठे बैठे उसका सारा काम हो जाता है, लेन देन हो जाता है, व्यापार हो जाता है। तो डिजिटलाइजेशन एक किस्म से मैं समझता हूँ आज के वर्तमान युग में इंडस्ट्री के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए एक प्राणदायी चीज़ है। सर डिजिटलीकरण एक प्राणदायी कदम है। आज के युवाओं के लिए आप डिजिटलीकरण को कैसे देखते हैं सर? और सरकार में आप सरकार का हिस्सा हैं, तो ज़रूर जानना चाहूँगा सर कि सरकार इसके लिए युवाओं के लिए क्या कर रही है? क्या युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर है डिजिटलाइजेशन में। अनेक प्रकार के प्लेटफॉर्म विकसित होते हैं। हमारे युवा, आप देखेंगे कि 2014 से पहले हमारे देश में 350 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख स्टार्टअप है 9 साल के अंदर। ये डिजिटलाइजेशन का बहुत योगदान है इसमें। मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो स्टार्टअप, स्टैंड अप, युवाओं ने नई इंडस्ट्री खड़ी की है, युवाओं को अवसर मिले हैं, युवकों ने उस अवसर का उपयोग किया है। आज हमारे पास वर्किंग फोर्स बहुत है, विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है भारत जी। तो उसको सही दिशा में रास्ता देने के लिए, रोजगार देने के लिए डिजिटलाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल सर। उसके कारण रोजगार के अवसर हो रहे हैं, और सरकार ने भी इस साल 1,47,00,000 लोगों को स्किल करने का प्लान किया है इसी बजट में। उसके लिए बजट का प्रोविज़न किया गया है बाकायदा। तो 1,47,00,000 लोगों को सरकार शिक्षित करेगी, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत उनको स्किल्ड करेगी, जिसमें डिजिटलाइजेशन भी है। आपके ओजस्वी विचार हमने सुने, आपने सरकार का पक्ष भी रखा। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा सर, स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा संचालित ये मुहिम, और आप सरकार का हिस्सा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो विवेकानंद फाउंडेशन को इस मुहिम के लिए कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि वो युवाओं के लिए काम कर रही है। युवाओं को के अंदर अवेयरनेस हो, उनको डिजिटल व्यवहार करने का, ट्रांजैक्शन करने का ज्ञान प्राप्त हो, उनको आप शिक्षा दें, और युवाओं को भी कि वो इस अवसर का लाभ उठाएं। इस अवसर का लाभ उठा करके वो केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं सर। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। वो अपने सोच में, माइंडसेट में एक चेंज लाएं कि उनको नौकरी मांगनी नहीं है, नौकरी देनी है। और उसके लिए डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने जो कहा है कि वो डिजिटल व्यवहार, ट्रांजैक्शन, उसको बढ़ावा दें, उसको सीखें, उसको करें। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सर डिजिटल शिक्षा को लेकर स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन जा रही है, तो आपका क्या मार्गदर्शन है सर इस? देखिए, सरकार भी इसमें बहुत प्रयास कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत स्किल सेंटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं, जिससे जो लोकल आर्टिस्ट हैं, आर्टिसंस हैं, उन सबका स्किल बढ़े और उनकी जो कला निखर कर आए, उसको एक मार्केट मिले। उसके लिए बहुत काम हो रहा है, और विवेकानंद फाउंडेशन भी उसमें प्रयास कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में
बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हुई। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वर्चुअल उनको एजुकेशन मिलती रही घर पर। बिल्कुल मिलती रही। कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, आज भी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कर रही है, उनका पैसा भी बचा है, प्लस जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी भी दिक्कत घर से बाहर रहने की सॉल्व हुई है। बिल्कुल दोनों तरफ वो हुआ है। बिल्कुल हुआ। ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है ये उसका लाभ है। और हम भी देखते हैं हमारे पॉलिटिकल फील्ड में बहुत सारी मीटिंग के लिए हमको दिल्ली नहीं जाना पड़ता, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आगे सारी एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, मेडिकल के क्षेत्र में जहाँ रिमोट है, जहाँ दवाई नहीं मिल सकती, आज ड्रोन के माध्यम से हम वहाँ दवाई भेज रहे हैं और टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको एक्सपर्ट्स डॉक्टर का कंसल्टेशन मिल रहा है बिल्कुल लास्ट में। तो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से रिमोट क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी हुई है, कनेक्टिविटी बढ़ी है और उसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। बहुत सराहनीय कार्य जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनको हम तक, हमारे दर्शकों तक रखने का कार्य श्री नरेश बंसल जी ने किया है। मैं श्री नरेश बंसल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने अपना कीमती समय हमारे संस्था के इस कार्यक्रम के लिए निकाला और उनके ओजस्वी विचार और मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का भी और आपका भी बहुत धन्यवाद।